एक छोटे शहर से एक इंसान आया और उस शहर का पहला बंदा नेशनल टेलीविज़न पे आया, तो वो मोमेंट पिताजी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। पिताजी के जितने दोस्त थे ना, उनके बच्चे आईआईटी और खड़गपुर मेडिकल कॉलेज वगैरह में थे, तो आई एम श्योर तो उनको पूछते होंगे, वो दर्शन, पिताजी का नाम दर्शन है, तो दर्शन सिंह, वो दर्शन तेरा बेटा हलवाई बनेगा। इतना मारते थे वो, इतना मारते थे जिसका हिसाब नहीं। मतलब शिन पे हॉकी स्टिक से पेट में लोग मारते थे, बाप रे बाप। छोटे शहर में ये ज़रूर होता है कि ख्वाब जो है बहुत बड़े नहीं होते। होटल मैनेजमेंट पास करके मैंने ओबरॉय भुवनेश्वर ज्वाइन किया था। माय फादर हैड कम देयर एंड ही वाज सिटिंग इन द कैफेटेरिया एंड मैं कैफेटेरिया में काम कर रहा था एंड आई वाज वॉशिंग, बड़े बड़े बर्तन साफ कर रहा था। सेमी फिनाले में मुझे कलम और मार्किंग शीट भी दे दी गई थी कि आप नंबरिंग करिए ठीक से और कमेंट दीजिए कि आप क्यों इसको विनर बना रहे हैं। मैं कई बार नहीं बोलता बहुत ज़्यादा, ठीक है आपने कोशिश की, ये नहीं बनी, मैं वो लगा कि यार ये 2 मिनट में खा के निकल गए। जब उनको स्टार नहीं मिलते लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, बट ठीक है, दैट इज़ देयर लव फॉर एल्विश एंड आई रेस्पेक्ट दैट। दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फीलिंग कि आपको बॉम्बे में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है व्हेन यू आर वॉकिंग। वैसे ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं ना, एक चीज़ है मेरे बारे में, लोग समझते हैं कि हाँ, मतलब वो मैं गलतफहमी है आज। हाँ, वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ। मेरे डायरेक्टर ने मुझसे एक बहुत गजब का सवाल पूछा था एक बार, जब मैं टर्बन तड़का शुरू करने जा रहा था। उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया था कि हरपाल एक चीज़ बताओ, टर्बन तड़का शूट तो कर लेंगे, ये बताओ कि मरने के बाद तुम्हें लोग कैसे याद रखेंगे। ये आपके 50th एपिसोड के लिए स्पेशल। जी, थैंक यू सो मच हमारे इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जिंदगी अनकट का हो रहा है पूरा 50 एपिसोड। हम पहुंचे हैं हरपाल सर के पास। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। चूंकि हमारा जिंदगी अनकट हमारे शो का 50 एपिसोड पूरे हो गए हैं जी। ये मौका खास है जी, सेलिब्रेशन भी होना चाहिए और आपसे बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आज हमारे लिए आप क्या करने वाले हैं? बातें करेंगे, कुछ यहाँ पे तैयारी भी की है। देखिए एकदम खास तैयारी है, डेट एंड कॉफ़ी फज बना रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, और बीच बीच में सर के सवालों का भी जवाब देंगे। हम ये सेलिब्रेशन भी करते रहेंगे और साथ में हम जिंदगी की सारी बातें करेंगे, यानी हरपाल सर की जिंदगी की सारी कहानी उनकी जुबानी हम जानना चाहेंगे। सर शुरू करें? जी 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 बिल्कुल। मैं खाना बनाना शुरू करूँ या बातें शुरू या पहले हम शुरुआत करते हैं? शुरुआत करें या चलिए आइए जी। मैं फिर यहाँ से निकाल लेता हूँ। आप सर मोबाइल वहाँ से निकाल लीजिए वरना मोबाइल फ्राई हो जाएगा जी। अब डेट्स एंड कॉफ़ी फज बहुत यूनिक तरीके से बना रहे हैं। तो ये खजूर सीडलेस वाले ले लिए हमने, ठीक है जी जी। इसमें थोड़ा पानी डाल के इनको छोड़ देते हैं और ये जब तक सॉफ्ट होंगे हम बातें कर सकते हैं सब तब तक, ठीक है जी। आइए। सभी जानते हैं हरपाल सर कैमरे के सामने कैसे हैं, बहुत सारे शोज के थ्रू सब कुछ पता है, लेकिन कैमरे के पीछे हरपाल सर की लाइफ कैसी है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है, बहुत कम लोगों को पता है जी। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। सर शुरुआत करते हैं आपके पढ़ाई लिखाई से, राइट जी। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आपको एक दिन आगे चलकर इस फील्ड में आना है, या लिटरली आपको शुरू से ही पता था कि आपको आगे चलकर एक बड़ा नाम बनाना है, शेफ बनना है नॉल? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कभी इल्म भी नहीं था कि मैं शेफ़ की लाइन में आऊँगा और कभी हॉस्पिटैलिटी में काम करूँगा, मुझे कोई भी इल्म नहीं था। हम ठहरे एक छोटे से शहर से आ रहे हैं। छोटे शहर में ये ज़रूर होता है कि ख्वाब जो है बहुत बड़े नहीं होते जी। ख्वाब बड़े बेसिक होते थे उस ज़माने में, आज से 40 साल पहले की बात करूं तो मैं। और मेरे शहर में वैसे छोटे ख्वाब नहीं होते थे। जो भी जन्म लेता था या तो आईआईटी में जाता था या एयरफोर्स या रेलवेज़ में जाता था,
क्योंकि शहर ही ऐसा था जो इन तीन चीज़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। एयरफोर्स एज के बैरियर के कारण मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। आईआईटी पहली बार दिया मैंने, वो हम पास नहीं कर पाए। और दूसरे साल की तैयारी शुरू की तो जनरली खड़गपुर में कम से कम मुझे ऐसा लगता है हर इंसान आज की तारीख में तो नहीं करता होगा, पुराने ज़माने में कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट लेता था जी। कई बार साथ साथ ग्रेजुएशन भी करता था, बट 3 से 4 अटेम्प्ट तो लेता ही था वो। तो हमने दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की तो भाई साहब ने कहा यार ये हम ना कर चुके हैं हरपाल, तुम ऐसा करो तुम कोई स्किल्ड कोर्स पकड़ लो जिससे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी आसानी से। तो हमारे एक नेबर थे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट किया था, उन्हें फटाफट तीसरे साल बाद नौकरी मिल गई। सूट बूट पहन के घर आते थे, ठीक है जी, सुब्रोतो तो उनका नाम था। सूट बूट पहन के घर आते थे और हमें लगता था कि इसने लाइफ में कुछ सही काम किया है। और नौकरी मिल गई, पिताजी को सपोर्ट मिल गया, तो हमने कहा ये बढ़िया। तो उससे जानकारी ली, बोले होटल मैनेजमेंट किया है, नौकरी मिल जाती है आसानी से, चलो जी। आइडिया एक ही था कि होटल मैनेजमेंट करेंगे, वेटर बन जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, पिताजी को सपोर्ट करेंगे। बट आई हैड नो क्लू दैट आगे मेरे जीवन में क्या लिखा है। तो होटल मैनेजमेंट के लिए फॉर्म वॉर्म भाई ने भर दिया और हमने एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ गए और भुवनेश्वर ज्वाइन कर लिया। ऑल दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तब तक कोई आइडिया नहीं था कि होटल मैनेजमेंट वहाँ होता क्या है, क्योंकि शहर इतना छोटा, वहाँ पे होटल तो थे नहीं। एक दो हलवाइयों की दुकान थी और छोटी बहुत टपरियों थी, ठीक है, गोलगप्पे की रेडियाँ थी। तो अब जिसको भी देखो वो हलवाई समझता था। हमारा इंटेंट ये था कि मैं नौकरी मिल जाएगी। तो हम चले गए और वहाँ जाने के बाद पता चला कि होटल मैनेजमेंट में इतने सारे बाइफर्केशंस होते हैं कि आप फूड एंड बेवरेज सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, आप हाउसकीपिंग ज्वाइन कर सकते हो, आप किचन कलनरी में माहिर हो सकते हो, आप किचन स्टूवर्डिंग में ज्वाइन कर सकते हो, आप फ्रंट डेस्क ज्वाइन कर सकते हो, आप बैंक्वेट सेल्स ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारी रुचि जो है दूसरे तीसरे महीने में किचन की ओर बढ़ गई और मुझे ऐसा लगता है कि एक डिवाइन कॉलिंग और डिवाइन कनेक्शन हो गया था मेरा कि मैं वो तीसरे महीने में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कहा ये बढ़िया, आई विल डू दिस ओनली, और मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। आई एम लविंग दिस, व्हाट आई एम डूइंग दिस, और यही करते। फिर उस दिन के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन के बाद टू बिकम अ गुड शेफ़ क्या करना है वो लिखना शुरू किया। वो लिखते गए कि भाई एक अच्छा शेफ़ बनने के लिए क्या करना है, कैसे बनना है, किन किन चीज़ों के लिए किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो सारी चीज़ों की तैयारी कर दी। फिर वहाँ से नो लुकिंग बैक। बीच में कभी फैमिली का प्रेशर होता था, यार तुम क्या कर रहे हो यार। जैसा आपने बोला जानकारी नहीं, लोगों को लगता है ये हलवाई का काम है ना, राइट। उस दौरान मतलब फैमिली वालों ने ये भी कहा कि नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, या उस दौरान ऐसा कुछ हुआ, या फिर जब आप पढ़ाई लिखाई क्या करते थे तो लिटरली आप भी थोड़ा लगता था कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ या गलत फील्ड में, ऐसा आपके मन में आ रहा था कुछ? नहीं, मन में नहीं आता था कभी कि मैं गलत फील्ड में हूँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जस्ट होटल मैनेजमेंट पास करके मैंने ओबरॉय भुवनेश्वर ज्वाइन किया था। माय फादर हैड कम देयर एंड ही वाज सिटिंग इन द कैफेटेरिया एंड मैं कैफेटेरिया में काम कर रहा था एंड आई वाज वॉशिंग, बड़े बड़े बर्तन साफ़ कर रहा था और मैंने उनको बिठाया, खाना वाना खा रहे थे, तब तक मैं जाके अपना काम करने लग गया। एंड बर्तन वर्तन साफ़ करते उन्होंने कहीं देख लिया मुझे, ये बड़े बड़े भगोने साफ़ कर रहा था, तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। घर जाके उन्होंने मम्मी को बोला कि यार ये तो बर्तन वर्तन साफ़ कर रहा है, ये तो हमारी इज्जत का मिट्टी पलीत कर देगा, ये क्या कर रहा है। तो मैं 5-6 महीने बाद जब घर गया तो मम्मी ने कहा कि पिताजी ने तुमको ये करते हुए देखा, तुम क्या ज़िंदगी भर यही करोगे या कुछ और भी इसमें है? हमें तो कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि ना हम कभी 5 सितारा होटल गए, ना हमें होटल के बारे में पता है, ना हमारे पास इतने पैसे कि हम जा सकते। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये इससे गुजरना पड़ता है, आपको ये सब करना पड़ता है। तो तभी उन्होंने बोला नहीं नहीं तू एक बार सोच ले कि रेलवे ज्वाइन कर ले, रेलवे में कुछ कर ले, गवर्नमेंट की नौकरी ये कर ले। मैंने कहा नहीं, ये जो हम चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं वाली, ये आपका जज्बा था और शायद यही वजह है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। बट सर आज जब आप पीछे पलट कर देखते हैं, लोगों को प्राउड होता है, फैमिली को प्राउड होता है, बट आपका स्ट्रगल आपको ही पता है जी। उस दौरान कुछ ऐसी मुसीबत या ऐसी परेशानी या ऐसा स्ट्रगल आया था कि आप टूट गए थे या आपको बहुत दिक्कत आई थी, फिर भी आपने अपना जज्बा कायम रखा? देखिए हर मोड़ पे एक स्ट्रगल है। मैं कहता हूँ कि आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एक स्ट्रगल है, ठीक है। उस समय
ग्रोथ थी तो एक स्ट्रगल थी, ठीक है, एक पोजीशन हासिल करनी थी, वो एक स्ट्रगल थी। तो ये स्ट्रगल जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये परिश्रम जो है कभी ख़त्म नहीं होता, ये जीवन भर चलता है, ठीक है जी, जीवन संघर्ष। हाँ, मतलब शुरू में ये था कि यार कॉमी 2 है, ट्रेनिंग कुक है, कॉमी 2 बन जाएं, शेफ दी पार्टी बन जाएं, एक सेक्शन हेड बन जाएं, एक उसके ऊपर लेवल चले जाएं, एक होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाएं, फिर लगा कॉरपोरेट शेफ बन जाएं, फिर सोचते थे कि टेलीविज़न आया, टेलीविज़न में आ गए कुछ और बड़ा काम कर लें, तो मूवीज़ कर लें, ये कर लें, वो कर लें। जो संघर्ष था वो ख़त्म नहीं हुआ। आज एंटरप्रेन्योर हैं तो आज सबसे बड़ा संघर्ष मुझे लगता है कि आज है। आज एंटरप्रेन्योर हैं तो आज बहुत बड़ा संघर्ष है कि भाई सिर्फ हमें अपने आप को नहीं देखना, बहुत सारी टीम है उनको भी देखना है। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष, हाँ, मतलब ये नॉन स्टॉप स्ट्रगल नहीं करूँगा, नॉन स्टॉप रेलिवेंस ऑफ एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं ना, वो करना पड़ता है हमें। बट जब आपने ये पूरे जज्बे के साथ अपनी पूरी जर्नी को कामयाब बनाया जब जी, और तब आपकी फैमिली का रिएक्शन और आपके जो रिलेटिव्स का रिएक्शन, ये तब क्या था, और तब वो मोमेंट, या नहीं आपको तब कब लगा कि नहीं मैंने अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाया, कर रहा हूं तब? जी जी, नहीं, ये तो सभी के जीवन में होता है मेरे ख्याल से। सक्सेस के बाद नज़रिया सभी का अलग हो जाता है देखने का, है ना। तो मेरी तरफ भी नज़रिया अलग हो जाता है। सक्सेस अट्रैक्ट्स लॉट ऑफ पीपल, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं, सब जुड़ना चाहते हैं। आज की तारीख में बड़ी अच्छी फीलिंग भी है ऑनेस्टली, क्योंकि खड़गपुर में जब मैं रहता था तो मेरा बड़ा लिमिटेड सर्कल होता था, मेरे क्लासमेट्स होते थे, बस उनको ही मैं जानता था, या पिताजी के फ्रेंड्स में ठीक है शक्ल से जानते थे लेकिन पहचान उतनी नहीं होती थी। आज की तारीख में एवरीबडी वांट्स टू कनेक्ट बैक एंड आई एम सो हैप्पी दे कनेक्टिंग बैक, कि वो यादें ताज़ा कर रहे हैं, वो स्कूल के प्रिंसिपल के बच्चे जो हैं वो याद कर रहे हैं हमें, उनके ग्रैंड पे चिल्ड्रन याद कर रहे हैं, बहुत सारे सीनियर जो 10-10 साल पहले पास हो गए थे स्कूल से वो याद कर रहे हैं, रिलेटिव्स जो बहुत बिछड़ गए थे वो याद कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग है, ये एक बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि बाकी सब ठीक है, मतलब वो स्ट्रगल आया वो तो आते रहेगा, वो चलेगा, वो बिना उसके तो ग्रोथ नहीं होती। लेकिन ये जो फीलिंग है ना कि एवरीबडी इज़ कनेक्टिंग द डॉट्स बैक एंड बिकमिंग अ लार्जर फैमिली, ऐसा नहीं कि मैं सबको मिल सकता हूँ, ठीक है जी, सबको मिल भी नहीं पाता हूँ, लेकिन एक कनेक्शन ही काफ़ी होता है। एक बार किसी ने फ़ोन कर लिया कि आई एम सो एंड सो हरपाल, डू यू रिकॉग्नाइज मी, बहुत बार नहीं होता है, मतलब देन आई कॉल माई फ्रेंड्स, मैं उनसे पूछता हूँ अरे तुम्हें इसके बारे में जानकारी है क्या, ये बंदा था, तो फिर वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, देन आई रिवाइव बैक, बट इट्स गुड, बहुत अच्छा लगता है। बट जब आप अपनी जर्नी को लगातार फोकस कर रहे थे जी, उस दौरान पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनने को भी मिलता होगा, क्योंकि कई बार होता है कि हाँ, बिल्कुल होता है सर। तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए, और वो तब का, मतलब आई कैन इमेजिन नाउ व्हाट माय फादर मस्ट हैव गॉन थ्रू, बिकॉज पिताजी के जितने दोस्त थे ना उनके बच्चे आईआईटी और खड़गपुर मेडिकल कॉलेज वगैरह में थे, तो आई एम श्योर तो उनको पूछते होंगे, ओ दर्शन, पिताजी का नाम दर्शन है, जी। तो दर्शन सिंह, ओ दर्शन तेरा बेटा हलवाई बनेगा, तो आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ स्ट्रेस है। और वो जो स्ट्रेस है वो आज मैं फील करता हूँ कि नहीं यार, ही हैज़ गॉन थ्रू स्ट्रेस, एंड पता नहीं उन्होंने कैसे हैंडल किया, आई एम श्योर। बट जब मैं टेलीविज़न में आया पहली बार 1993 में, दैट इज़ व्हेन द होल पर्सपेक्टिव चेंज, पिताजी की तरफ, फैमिली की तरफ, क्योंकि एक छोटे शहर से एक इंसान आया और उस शहर का पहला बंदा नेशनल टेलीविज़न पे आया, तो वो मोमेंट पिताजी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। और मुझे याद है वो मुझे स्टेशन में लेने आए थे, और स्टेशन में हम चल रहे थे, घर स्टेशन के बगल में ही था, एंड ही वाज वॉकिंग विथ माय सूटकेस, एंड छोटा शहर है, एवरीबॉडी न्यू ईच अदर, ये से तुमको पता है ये टेलीविज़न में आया है, टीवी में आया, मेरा बेटा टीवी में आया, नेशनल टीवी में, एंड दैट डे, उस दिन से आई कुड सी दैट स्माइल, दैट ब्राइटनेस, दैट डे ही चेंज हिज पर्सपेक्टिव।
उनकी इमेजरी बदल गई पूरे। वो कहते हैं ना, कई बार एक इंसान होता है जो पूरे ख़ानदान की इमेज को बदल देता है। तो मेरे साथ भी जीवन में उस समय यही हुआ था कि मैं न्यूज़पेपर में आई वाज गेटिंग पब्लिश्ड, टेलीविज़न में आ चुका था, लोग मेरे बारे लिख रहे थे एज अ शेफ़, तो वो बताते थे पिताजी ये देखो न्यूज़पेपर में आया होगा। दैट वाज अ गुड फीलिंग फॉर हिम, आई एम श्योर। और वो लम्हा, वो जी। मुझे पता है, वो लम्हा एक ओह, पापा के लिए कितना प्राउड मोमेंट होता है, that is और आपके लिए भी कितना अमेजिंग। और वो लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग, खासतौर से आपके उस जी, जी। गांव के लिए। जी। मेरे पास कुछ और सवाल है जो जी, जी, फैंस पूछते ने जाइए। मुझसे पूछा है हाँ, कि पूछिए। आपसे पूछने के लिए। जी। किसी ने पूछा है, सर आज की सक्सेस के पीछे वो कौन सा स्ट्रगल है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है? सर कौन सा ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा। आई टेल यू व्हाट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई मीन इट इज नॉट दैट, आई मीन इट्स कैन बी आई मीन फाइनेंशियल या फिर समथिंग लाइक सब सब इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट कम्स एज अ पैकेज। वी डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे पिताजी बहुत अच्छे थे, नहीं था, ऐसा नहीं था। मतलब हॉस्टल में भी मुझे याद है कि 180 रुपये मिलते थे, ठीक है जी, 210 रुपये मिलते थे, इफ आई रिमेंबर, 210 रुपये मिलते थे। 180 रुपये ट्यूशन फीस और मेस की फीस थी, ठीक है जी। 30 रुपये में महीना गुजारना होता था, गुजारते थे, और फुल मस्ती के साथ सर। मतलब ऐसा फोकस था कि इसको डिवाइड करेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, उसमें ही वो भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था कि यार आज मस्ती करनी है, तो तू 5 रुपये दे, तू 5 रुपये दे, तू 5 रुपये दे, तू 5 रुपये दे। वो वाली कहानी थी। इवन आई रिमेंबर, हम जब क्रिकेट भी खेलते थे, हम प्रॉपर ड्यूज बॉल के साथ खेलते थे, ठीक है जी। तो एक उसमें हमारा बंदा होता था बॉस, उसका नाम ही बॉस था, नंबियार था उसका नाम, बट हम उसको बॉस बोलते थे। ही वॉज फाइनेंशियली लिटिल साउंड। वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता था, लेकिन कंट्रीब्यूशन किस पे होता था? बैट और बॉल पे। ना पैड्स होते थे, ना गार्ड्स होते थे, स्टंप्स होते थे सर, ना हैंड ग्लव्स होते थे, कुछ नहीं। और हम सर क्रिकेट खेलते थे ड्यूज बॉल के साथ, नो मैट नथिंग, बॉल बाउंस हुई, चेहरे पे लगी, मुंह फटा, कोई टेंशन नहीं है। और ये हम कर चुके हैं। और इसी दौरान अंडर 19 प्ले किया हमने। क्या बात। वेस्ट बंगाल अंडर 19 प्ले किया है। और क्रिकेट पैड्स तब मतलब स्कूल ने प्रोवाइड किया तो पहने, वरना नहीं था हमारे पास वो पैड्स वैड्स। हम तो मतलब ऐसे ही चलो यार खेलने। सेम चीज हॉकी भी खेलते थे हम। हॉकी हमारे खड़गपुर में बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स थे, सरदार थे। वी हैड अ बिग सरदार कम्युनिटी। और वहाँ पे रिचुअल था कि बॉस अगर आपका बच्चा सरदार है तो आपने तो हॉकी खेलनी, वरना पिताजी को कंप्लेन चली जाएगी। इतना मारते थे वो, इतना मारते थे जिसका हिसाब नहीं। मतलब शिन पे हॉकी स्टिक से पेट में भक लोग मारते थे, बाप रे बाप। लेकिन वो मज़ा था, बस वो मज़ा था। किसी ने पूछा है कि आपने वेटर से शेफ का जो पूरा सफर तय किया है जी, वो लम्हा ऐसा कौन सा था, वो मोमेंट ऐसा कौन सा था जब आपको लगा कि मेरी जिंदगी अब बदलने वाली? ये एक तो मैं टेलीविजन में जब आया, ठीक है जी। एक बॉम्बे में एक वो लम्हा था, मैं आई टेल यू व्हाट, मेरे पास वो लम्हा बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सुनाना चाहता हूँ मैं सबको। वो लम्हा ऐसा था कि बॉम्बे में मैं एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था, विंटेज नाम का, हैदराबादी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट था, पहला हैदराबादी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट था जहाँ मैंने हैदराबादी उस्ताद के साथ खाना बनाना सीखा। आमूमन ऐसा होता था कि उस ज़माने में इंडियन क्यूजीन वाज गवर्न बाय अ पर्टिकुलर क्लैन, आइदर कुरेसीज और ढाका बंगाली शेफ्स और गोवन शेफ्स, ठीक है जी। और आपको सीखना बहुत मुश्किल होता था, उस्ताद सिखाते नहीं थे जल्दी। हम एक हैदराबादी उस्ताद के अंडर सीख रहे थे स्पेशलिटी क्यूजीन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेस्टोरेंट इन बॉम्बे। कुछ नहीं बताता था, हमने कैसे भी करके हमने हैदराबादी क्यूजीन में मास्टरी की, ठीक है जी। उनसे ही सीखा, उनका दिल जीता, उनसे ही सीखा। और उसके बाद मुझे याद है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग क्रिटिक्स लेडी शारदा द्विवेदी एंड लेडी शालिनी देवी होलकर जी फ्रॉम द होलकर फैमिली ऑफ इंदौर, ये दोनों बहुत बड़ी फूड क्रिटिक थी इंडिया की। वो खाना खाने आए एक बार, वो खाना खाया, उन्होंने बोला यार ये कौन है ये खाना बना रहा है? तो मैं गया मिलने के लिए, एंड दे एक्सपेक्टेड दैट कोई मतलब ट्रेडिशनल नवाब खानदान से, नवाब फैमिली से एक अच्छा मुस्लिम शेफ़ आएगा।
वो बोलेगा, वो बातें करेगा, एंड मैं पढ़ा लिखा जाके बातें कर रहा हूँ, एंड शी वाज लाइक वाओ। उन्होंने एक संडे टाइम्स का सप्लीमेंट आता था, ग्लॉसियर, उन्होंने एक ऑलमोस्ट मोर देन हाफ पेज का आर्टिकल लिखा उस जमाने में, 1993 की बात है। एंड दैट संडे आई न्यू ये आर्टिकल आ रहा है, तो मैं चाय पीने जाता था, मैं कलीना में रहता था बॉम्बे में, और मैं चाय पीने सामने सेठी के होटल में जाता था सुबह सुबह। सेठी के होटल में मैं और मेरे फ्रेंड्स गए, तो मैंने ऐसे ही उसको न्यूज़पेपर वाले को पूछा, मैंने कहा न्यूज़पेपर आया? बोला हाँ। मैंने संडे टाइम्स दे दे। तो मैंने खाली सप्लीमेंट पढ़ा, देखा, मैंने कहा अरे ये तो आधा पेज आर्टिकल आया, बहुत बड़ी फोटो वगैरह है। तो मैंने कहा कितने हैं न्यूज़पेपर? 20-22 न्यूज़पेपर थे, मैंने सारे दे दे। तो सर न्यूज़ तो एक ही पढ़ोगे ना, सारे क्या करोगे? मैं तो दे दे, पूछ मत। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन सांता क्रूज से मैंने ट्रेन पकड़ी टू गो टू माय वर्क। उस दिन मुझे याद है देयर वेर पीपल हु वर सेइंग अरे सर आपका तो बहुत बड़ा आर्टिकल आया आज का तो बहुत बड़ा आर्टिकल आया। दैट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फीलिंग कि आपको बॉम्बे में recognize किया जा रहा है when you are walking, even when you are standing in the restaurant, people are coming just because you as a chef was published। और उस जमाने में as a chef इतनी ज़्यादा न्यूज़ प्रिंट में पब्लिश नहीं होती थी। और मतलब उसके बाद तो जो बैराम कॉन्ट्रैक्टर सर और बहुत सारे लोग इतने बड़े बड़े आर्टिकल लिखते थे कि that 1.5 year that I worked in Vintage, वो लाइफ बदल दी मेरी उन्होंने। किसी ने ये भी पूछा है कि क्या हरपाल सर की लाइफ में कभी वो मोमेंट भी आया था कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि मुझे ये शेफ का लाइन छोड़ देना चाहिए? वो कभी नहीं आया, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वो कभी नहीं आया। पैशन एंड प्रोफेशन की मैरिज हुई है मेरे पास, ठीक है ना। मेरे जीवन में वो परफेक्ट मैरिज हुई है, और उस मैरिज के कारण मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मैरिज के कारण है। मैं कुछ और सोच ही नहीं पाता हूँ आज कि मैंने एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड द किचन। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि खाना बनाने में, बट ये बर्तन कैसे बनता है, इसको बेचा कैसे जाएगा, ये नाइफ कैसे बनता है, ये चॉपिंग बोर्ड कैसे बनता है। तो आज की तारीख में पूरा कंजम्पशन पैटर्न कि किचन में सारी चीज़ें कंज्यूम कैसे की जाती, राइट फ्रॉम अप्लायंसेस टू द यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड टू द फूड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते थे। पहले ये होता था कि हाँ शेफ बनना है तो रेसिपी के बारे में होता था। आज की तारीख में वो नहीं है। आज की तारीख में एवरीथिंग दैट इज कंज्यूम्ड इन द किचन, चाहे वो प्रोफेशनल किचन हो, ट्रेडिशनल किचन हो, या होम शेफ का किचन हो, या विलेज का किचन हो, कैसे चीज़ें कंज्यूम होती है, किस पैटर्न में कंज्यूम होती है, वो सारी चीज़ों की जानकारी आज की तारीख में लेने की इच्छा होती है। तो बहुत वाइड स्प्रेड हो गया एक्चुअली ना। इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट कुकिंग। अब वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ किचन में आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, खाना ही बनाना है, वो बात नहीं रहेगी है। अभी सब स्प्रेड हो चुका है। आपकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा जब आपकी लाइफ में आपकी वाइफ की इंटरव्यू जी, वो कैसे हुआ, और वो थोड़ा जानना चाहेंगे। वो आपका मतलब आपकी लाइफ में उनका आना कितना इंटरेस्टिंग था और कैसे सब हुआ था? और मतलब आज ये जो भी हो रहा है उन्हीं के बदौलत हो रहा है। शी इज द लेडी लक फॉर मी, यू नो, एंड वी मेट इन नागपुर व्हेन आई वाज द एग्जेक्ट शेफ ऑफ अ होटल। आई मेट हर देयर, देन शी मूव्ड आउट एंड शी वाज टीचिंग इन अ इंस्टीट्यूट। वी मैरिड एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई थिंक वी नेवर लुक बैक। देन आई हैड 2 daughters। फिर उसके बाद पलट के और भी कभी देखने का मौका नहीं दिया, भगवान ने और भी बहुत दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। तो उनके बदौलत ये सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग दैट हैपेंस इन माय लाइफ आई गो बैक टू हर। इवन फूड प्रोडक्ट्स भी जब लॉन्च करते हैं हम मार्केट में, तो मैं कोई सैंपल लेके उनके पास चले जाता हूँ, ये सैम्पलिंग करो। अच्छा, वो फिर इतने क्रिटिकल हैं, वो सीधे मुँह पे बोल जाते हैं ये नहीं चलेगा, तो फिर आपको करेक्शन करना पड़ता है। आप 100% नहीं करेक्ट किया और आपने लॉन्च कर दिया, वो नहीं चलेगा मार्केट में। दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय लाइफ, राइट। तो ये बेस्ट क्रिटिक इज इन माय हाउस। एंड पहले तो एक था कि पत्नी थी, अब 2 बेटियां भी है, 3 हो गए। वो 3 लोग मिलके पूरी दुनिया समा दी गई है वहाँ पे। मतलब कि अब मुझे कहीं एनालिटिक्स के लिए जाना नहीं पड़ता। वो सबसे जरूरी बात है। बट यू नो वो होता है ना कि जब आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आता है और जब आपके साथ ऐसी वाइफ होती है जी,
कभी किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया जब आपकी लाइफ में जरूरत थी किसी की, मतलब इस तरह सपोर्ट की या स्ट्रगल में थे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि somebody should be telling you an honest opinion, ठीक है ना, और वो ऑनेस्ट ओपिनियन कई बार बड़ा हार्श होता है, बहुत हार्श होता है, कई बार बुरा लग जाता है। एंड कई बार होता है, एज अ मेल वी कैरी अ मेल ईगो, ठीक है ना, इफ अ वुमन टेल्स यू देन हाँ मुझे मत बताओ, तो वो बड़े क्रिटिकल है इस बात पे, और मतलब विदाउट एनी बायस शी वुड टेल यू दैट नहीं यू वर रॉन्ग हियर, यू वर राइट हियर। So when you are told you are wrong here and somebody is telling you in the house, so you have to develop that courage and say that नहीं ठीक है चलो, I think somebody is pointing the right thing, I must correct this। तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज़ मेरे लाइफ में हुई है कि somebody points at home only कि तुम यहाँ गलत हो, तुम वहाँ सही हो, and this is an unbiased thing which I hear and I come to know that helps me grow as a human being, बहुत मुझे मदद मिलती है टू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, टू मेलो डाउन एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो सुनना बड़ा मुश्किल है यार, फॉर अ मेल पर्सन, ना मेल ईगो कार्य करते हैं, बहुत मुश्किल होता है बहुत। बट अगर चूंकि हर जगह, मतलब हम जो शो में देखते हैं सिर्फ हरपाल की ही जगह हर जगह चलती है, बट घर में किसकी चलती है? उन्हीं की चलती है भाई, हमारी नहीं चलती। हम तो मतलब ये कर रहे हैं जी, करें या ना करें वाली कहानी है, तो वो फिर सीधा बोल देती है नहीं ये नहीं कर सकते तुम, किसी के साथ ये कर रहे हो, किसी के मतलब एंडोर्समेंट भी करते, नहीं तुम यहाँ नहीं कर सकते हो, तुमने किसी और को कमिट किया, तुम ये नहीं कर सकते। फिर ऐसा लगता है यार उधर से पैसे आ रहे हैं, ये मना कर रही है यार, बट आई मीन मतलब उन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है, राइट? अगर मतलब ये किसी ने पूछा है सवाल किसी फैंस ने कि आपके परिवार की, आपकी सेलिब्रिटी लाइफ की सबसे अच्छी और सबसे परेशान करने वाली चीज क्या है? मेरा सवाल सबसे अच्छी बात एज अ सेलिब्रिटी लाइफ ये कि यू आर रिकॉग्नाइज्ड मोर, यू आर कनेक्टेड टू मोर पीपल, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग है, और लगता है कि भाई जिस इसी दिन के लिए कमाई थी ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी लगता है। कई बार इन्वेशन हो जाता है प्राइवेसी पे, कई बार ये लगता है कि यार यू कांट लीड अ नॉर्मल लाइफ बिकॉज यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय पीपल, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उसे निभाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है लाइफ में, वो निभाना बहुत ज़रूरी है। बट ठीक है, आई मीन पीपल लुक अपॉन यू एज समबडी एन आइकॉनिक फिगर, तो फिर आपको रेस्पॉन्सिबली बिहेव करना है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले ग्रेप्स, ये अंगूर डाल लेता हूँ, रेजिन्स डाल लेता हूँ, जो अंगूर सूखे हुए थे, जो रेजिन्स डाल लेता हूँ। मेरे खजूर जो है हमने पका लिया, सॉफ्ट हो गए हैं, और इसको अभी अच्छे से पका लेते हैं। आप पूछिए जी दूसरा सवाल। मेरा सवाल, किसी ने ये भी पूछा है जी कि आप अपने बच्चों के लिए एक सेलिब्रिटी पापा हो या एक नॉर्मल पापा रहते हो? नहीं वो मतलब वो for them it's okay. I mean sometimes now they participate because they see the largeness of their father. Now they participate. They love helping people. When हम जब चलते हैं सड़कों पे, कोई फोटो खींचने आ जाता तो then they will come forward. Let me take a picture of you. वो बहुत अच्छे पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पर उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो हमेशा मैं कहता हूँ चलिए मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ तुम्हारे लिए, वो फिर पलट के मुझे बोल देती हैं दोनों बेटियाँ, नो यू कैन नॉट डू दिस, यू विल हैव टू अलाउ अस टू अचीव आवर ओन स्टेटस, आप ये नहीं कर सकते, आपको नहीं करने देंगे हम। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे जी। किसी ने पूछा है कि लोग आपको नमक शमक वाले शेफ के रूप में जानते हैं, लेकिन हरपाल कौन है जिसे दुनिया नहीं जानती? वो हरपाल कौन है जिसे लोग नहीं जानते? अच्छा, बहुत मतलब देखो, मुझे लगता है कि मैं शुरू से बड़ा टिमिड और कॉमिकल रहा हूँ। मैं अपने ग्रुप में वो फिगर रहा हूँ कि जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं यार ये आ गया तो अब फुल मस्ती है, वो लोगों ने देख लिया है मुझे, मुझे देखा है, मैं उसी तरह से हूँ अंदर बाहर। आज की तारीख में ठीक है, यू हैव ग्रोन इन लाइफ, सो यू हैव पुल्ड बैक, थोड़ा सा आप थोड़ा सहम गए हो, थोड़ा आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया लाइफ में, वो वाली कहानी है। बट जैसा लोग टेलीविजन में देखते हैं वैसा ही दिखता हूँ मैं, कैमरे के पीछे भी हरपाल सर वैसे ही है, मस्ती कर रहे होते हैं बस, मजाक मस्ती। अगर हम आपसे जानना चाहें सर, आपकी सबसे बड़ी
कहते हैं ना कि वीकनेस क्या है या और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, और आपको फेलियर से ज्यादा डर लगता है या लोगों की जजमेंट से डर लगता नहीं, है? लोगों की जजमेंट से डर नहीं लगता, बिकॉज लोग हैं, जज तो करेंगे ही करेंगे, एंड यू आर ए पब्लिक फिगर, पीपल विल जज यू। फेलियर से भी डर नहीं लगता, ठीक है, कि भाई पता है, ठीक है, जीरो से यहाँ आए हैं, उसको केयरफुली बिल्ड करते हैं और इतना ओवर द टॉप नहीं चले जाते हैं, एग्जॉर्बिडेंट अप्रोच नहीं रखते हैं लाइफ में, केयरफुल अप्रोच रखते हैं और उसे अचीव करते हैं। बट कई बार डर ये लगता है कि यार कुछ पब्लिकली गलत ना कर जाऊँ, यू नो, तो वो एक इमेज जो आपने बनाई है उसे खराब होने में टाइम नहीं लगता, तो वो बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आप किससे क्या, कब, कहाँ बात करते हो, क्या बात करते हो, लोग आपके बारे में कैसे सोचते हैं, कुछ ऐसे ना निकल जाए। हाँ, मतलब ऐसे कोई अल्फाज ना निकल जाएं जिससे लोग नाराज हो जाएं, लोग कहते हैं यार ये तो बहुत नकचड़ा है, ये तो समझता नहीं है, ये वैसे ये चीज जो आप बोल रहे हैं ना, एक चीज है मेरे बारे में, लोग समझते हैं कि हाँ, मतलब वो कौन से गलतफहमी है आज बता दीजिए। वो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ। अच्छा, लोग सोचते हैं, बट सर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा जब मैंने ठीक है, बट ये मैंने पर्सनली, मैं खुद आज कैमरा पे कह रहा हूँ कि लोग सोचते हैं मैं बहुत एरोगेंट हूँ, बट क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है उनकी ऑब्जर्वेशन है, या तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स मैं नहीं देता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देता हूँ, कई बार वो थोड़ा चुभ जाता है लोगों को, वो वाली बात है, फिर मैं चुपचाप इंट्रोवर्ट बन जाता हूँ। बट वो है, लोग कई बार दे कैरी एन ओपिनियन दैट आई एम अ एरोगेंट कैरेक्टर। आई एम श्योर आप अब इसके बाद नहीं होंगे। दे हैव अ राइट, पीपल हैव अ राइट टू थिंक अबाउट यू नो। आपने अपनी इस सफलता को हासिल करने के लिए बहुत सारी चीजें को सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ किया है। आपको क्या लगता है कि आपका ऐसा अभी कौन सा ड्रीम है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, आपको अभी उसको हासिल करना है? मुझे तो लगता है सर आपने कर लिया वो। नहीं सर, वो अंबानी साहब को पूछो जाके, वो कहते हैं क्या आज है क्या मेरे पास। सर, ड्रीम्स शुड नेवर गेट ओवर सर, एंड देयर इज नथिंग दैट यू से दैट ये यहाँ पे आके फुल स्टॉप ना सर। वेदांता जी के चेयरमैन को देखिए, कब शुरू की उन्होंने, 60-65 साल की उम्र में शुरू किया, है ना। हरपाल सर का कौन सा सपना है, मतलब भाई ऐसे तो बहुत सपने, पीपल हु वर्क फॉर मी, आई थिंक आई शुड do a lot of things for them. I should ensure that they also grow with me more and more. I think that I should become as a chef maybe 1,000+ crore company, okay, so that a lot of people get benefited from me. We are trying to work hard towards it. मुझे ऐसा लगता है कि I should do more for the society, more for the community of chefs. बहुत कम करता हूँ उनके लिए, और करना चाहिए उनके लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ और स्कोप बढ़ाना चाहिए कि हाँ वो सोचना शुरू करें, अरे हम तो ये भी कर सकते हैं, हमें मतलब ओपन अप मोर एवेन्यूज़ फॉर माय कम्युनिटी। दैट्स व्हाट आई थिंक। ये एक सोच है, कैसे सोसाइटी और अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकें अपने आप को। जैसे मेरे डायरेक्टर ने मुझसे एक बहुत गजब का सवाल पूछा था एक बार, जब मैं टर्बन तड़का शुरू करने जा रहा था। उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात ऑन कैमरा सबको कहता हूँ, कि उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया था कि हरपाल एक चीज़ बताओ, टर्बन तड़का शूट तो कर लेंगे, ये बताओ कि मरने के बाद तुम्हें लोग कैसे याद रखेंगे। ठीक है जी। मैं कहा यार ये कौन पूछता है यार सवाल, सारा टेलीविज़न शो शूट कर रहे हैं, तुम कह रहे हो मरने के बाद लोग कैसे। नहीं, बताओ मुझे, गो एंड गेट दिस आंसर इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग वेरी बिग, कि आप 100 साल 150 साल तक आपके जाने के बाद भी लोग याद करें आपको। तो तब ये नमक शमक का एवोल्यूशन हुआ था। ये नमक शमक डाल देते हैं, तब नमक शमक इवॉल्व हुआ था। एंड आई बिलीव अगर वो पुश नहीं करते गिरीश मधु जी, तो ये इवॉल्व नहीं होता कभी, ये बनता नहीं कभी। और ये बना सिर्फ उनके लिए कि उन्होंने कहा ये करो, तो ये व्हेन समबडी पुशेस यू, टेक इट पॉजिटिवली, थिंक दैट समथिंग इज़ बेटर। वो हमेशा हम कहते हैं ना कि आपने मतलब ये क्या यार, मेरे साथ हमेशा गलत होते रहता है, तो मे बी गॉड हैज समथिंग बिगर प्लान्स फॉर यू वाली कहानी है। तो मेरे लिए भी वैसा ही था कुछ। अगर हरपाल सर से जानना चाहें जी,
उनकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट अब तक का और सबसे सैड मोमेंट लाइफ का अभी तक का क्या है? मतलब इसमें थोड़ा कॉफ़ी डाल लूँ मैं ये जी ठीक है जी। ये नट्स एंड डेट्स कॉफ़ी फज बन रहा है, डेट कॉफ़ी फज। ये देखिए वाह, कॉफ़ी की खुशबू आ गई। इंस्टेंट कॉफ़ी डाल लिया हमने, कलर भी बढ़िया आ गया। ये देखिए, लुक एट दिस मैन। इसको थोड़ा प्रोसेस कर लेते हैं। आइए अब इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल देते हैं ताकि फज की कंसिस्टेंसी तक पहुंच जाए। अब इसको पकाएंगे फज के लेवल तक। अब ये जो कंडेंस मिल्क है इससे कंसिस्टेंसी आ जाएगी फज की। जब बेटियों का जन्म हुआ था तब एक हैप्पी मोमेंट था, बहुत हैप्पी मोमेंट था वो मेरे लिए, ठीक है जी। उसके बाद जो अचीवमेंट हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा छप गया, हैप्पी मोमेंट। टर्बन तड़का बिकेम द नंबर 1 शो, हैप्पी मोमेंट। लाफ्टर शेफ बिकेम द नंबर 1 शो, हैप्पी मोमेंट। आज की तारीख में कारीगरी माई रेस्टोरेंट चेन इज ऑलमोस्ट द नंबर 1 रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट चेन इन द कंट्री, हैप्पी मोमेंट। हम वो सब कर पा रहे हैं जो इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस जस्ट नॉट टू मी बट टू पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर विथ मी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और साथ साथ ये भी है कि मतलब मुकाम जो है वो हासिल कर पा रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके सोसाइटी को भी दे पा रहे हैं वापस, एंड ऑल दैट इज हैपनिंग। हैप्पी सैड मोमेंट होगा, मतलब किसके जीवन में नहीं होता, सबके जीवन में होता है। सैड मोमेंट एक ये है कि यू नो इन माई जर्नी, इन ऑल दिस जर्नी, मेरे पास इतना समय नहीं मिला कि मैं वापस जाके माँ बाप के साथ वक्त गुजारूँ। हमेशा होता था यार मैं 2 दिन के लिए आ रहा हूँ और 2 दिन में मिल के फ्रेंड्स को भी मिला, उनको भी बड़ा कम समय दिया और भाग के वापस बॉम्बे आया था। तो ये लगता था कि यार आई गिव लेस टाइम एंड मदर फादर वेर नॉट देयर टू रियली सी दिस सक्सेस वेयर आई एम। तो एक वो बड़ी सैड फीलिंग है। एंड इन दिस एंटायर जर्नी आई लॉस्ट lot of people in my family. You know, I lost about 13 people in my family, and it's very challenging, very challenging. अभी अब तो सारा ऐसा लगता है कि you cannot forget it। अब ऐसा लगता है कि आंसू खत्म हो गए हैं, मतलब ठीक है यार, मतलब अब वो दिमाग में एक चीज़ बांध ली है कि भगवान कृष्ण भी कहते हैं, और जिसने ये जल्दी बांध लिया वो समझ जाइए जल्दी सफल हो जाता है जीवन में। बाकी करियर में नहीं पता मुझे। जो ये समझ जाता है कि जो भी आया है वो जाएगा, ठीक है जी। और ये मुझे बहुत सारे लोगों को खोने के बाद अपने परिवार में समझ में आया कि जो भी आया है वो जाएगा। सो देयर इज़ नो चॉइस, यू हैव नो कंट्रोल, you have no control on them. And I learnt after losing lot of members of my family. तो अब इसमें नारियल डाल लेते हैं जी, थोड़ा सा कोट भी कर लेंगे। ये देखिए नारियल विल गिव अ गुड थोड़ा मॉइस्चर। देखिए ये तो चलिए ये फज तैयार है, लेकिन ये इसको डेकोरेट करना है अभी, ठीक है जी। अब इसको ना मैं सेट कर लेता हूँ, ठंडा करने रख दूंगा, ठीक है जी। ये मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है, ठीक है जी। हमारे इस किचन में एक चीज़ और भी अच्छी है कि हम सब चीज़ें हमने लगा रखी है यहाँ पे। शौक है मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदने का जी। इस दौरान अगर सर आपसे हम ये जानना चाहें, जो कि आज इस मुकाम पर हैं जी, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, लोग आपको देख के बहुत कुछ आगे अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बट आपको अगर मौका मिले अपनी पूरी जर्नी को पीछे पलट कर देखने का और कुछ चीजें सही करने का खुद से मौका मिले, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जिसको आप चेंज करना चाहेंगे या फिट करना चाहेंगे लाइफ? मैं बस सीधा मतलब अगर मुझे वापस रिवाइंड करने कहें कि लाइफ रिवाइंड करनी है, अब वापस से आप शेफ हरपाल की जगह आप हरपाल सिंह बनना चाहते हो, सीधा एक ही चॉइस सर, फाइटर पायलट। कहानी खत्म। There is nothing in between, sir. I tell you, there is nothing. There is no other, I mean, जिसको कहते हैं ना, there is no other career choice that excites me so much than a fighter pilot sitting in a plane. भाई एक आदमी मैक्स स्पीड पे उड़ रहा है, देश की रक्षा कर रहा है,
इमेजिन, जिसको कहता ना लायंस हार्ट एंड अ वुमेन्स फिंगर, एक टच और 10 मिसाइल निकल गई, और एक गलत टच मतलब प्लेन का सत्यानाश। और आप समझिए कि उस स्पेस में, उस स्पीड में अगर जिगरा शेर का नहीं है तो आप नहीं उड़ सकते सर। दैट इज व्हाट इज, आई लव दिस सर। मैं मतलब मुझे और कोई एक चीज एक्साइट नहीं करती सर। आई लव बीइंग अ फाइटर पायलट। क्या बात, अगर मैं रिवाइंड करता तो यही होता सर। क्या बात है, ये जज्बा होना चाहिए एक्चुअली। सर आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाफ्टर शिप भी है। जी जी बिल्कुल है सर। जब आपकी लाइफ में लाफ्टर शिप आया जी और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था या आपको बताया गया था, तब आपको लगा था कि ये इतना सक्सेसफुल होगा कि लोग खाते खाते हंसते हंसते भी ये शो देखेंगे एंड ऑल? या मुझे इसको मैं रख देता हूँ फ्रीजर में पहले सर, रुक जाइए, ठंडा हो जाएगा, तब तक हम बातें करते रहेंगे, ठीक है? हाँ तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा जितने कंटेस्टेंट हैं, जितने लोग थे लाफ्टर शेफ में, वो किसी को भी नहीं पता था कि ये शो क्या होगा। सबको एक चीज पता था सर, पहले दिन जब हम मिले थे, मैं तो पहली बार सबसे मिल रहा था। अदर्स बाकी जो लोग थे वो कभी ना कभी टेलीविजन के माध्यम से मिले थे, क्योंकि वो टीवी स्टार जानते थे एक दूसरे को। मैं ज्यादातर लोगों को पहली बार मिल रहा था और मुझे सबकी हिस्ट्री, सबकी जानकारी बहुत जल्दी सीखनी थी, ठीक है जी। और वो सीख के उनके बीच में रहना था और उनके साथ मिलके काम करना था। और उस वक्त मुझे ये जरूर मालूम था कि पहले तो एज अ फैमिली ये बनानी है और उसके साथ साथ काम दिल से करना है। और सिर्फ मैंने ही नहीं दिल से काम किया, सभी ने, जितने लोग थे सर। पहले 6 कंटेस्टेंट होते थे, 12 लोग और हम 2 भारतीय और मैं 14 लोग। हम 14 लोगों ने जो दिल से काम किया, जो पॉजिटिव वाइब क्रिएट की है, वो एक मतलब बड़ी मुश्किल से वो चीज देखी जाती है जी। वो चीज कॉम्पिटिटिव नहीं थी, यू नो, कमिंग टुगेदर थी, एज अ फैमिली बन गई। और हमें मुश्किल से 2 एपिसोड लगे उसको क्रैक करने के लिए। एक बार वो क्रैक हो गया, फिर तो हमें लगता था ये हमारा प्लेग्राउंड है सर, अब हम खेल लेंगे जी। और वो रिजल्ट पहले एपिसोड के टीआरपी के बाद ही हम सबको समझ में आ गया, चैनल को भी समझ में आ गया। एंड देन एवरीबॉडी वाज लेट लूज। कई बार जो जो करता है जैसे करता है करने दीजिए वाली कहानी थी। या उसके बाद तो हिस्ट्री क्रिएट हो बस गई है। बस ये कंटिन्यू 2, 3, अब तो लोग 4 का भी इंतजार कर रहे हैं। जी। अभी कुछ है कुछ उम्मीद चौथा कब आने? चौथा आएगा, कब आएगा ये नहीं बता सकता मैं, मुझे खुद नहीं पता। बट आई एम श्योर कि ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम बनते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स जो वर्ल्ड वाइड इतने बढ़िया हो जाते हैं वो सीजन दर सीजन चलेंगे। मैं जैसा शुरू से कहता हूँ, मैं कृष्णा भाई को हमेशा कहता हूँ कि भाई 7 सीजन तक तो मैं रहने वाला हूँ और 7 सीजन तो ये चलने वाला है, उसके बाद का नहीं पता मुझे। और ये मुझे नहीं पता कि मैं क्यों 7 सीजन बोलता हूँ। जो शुरू से मुंह से निकला है मैं वही बोलते आया हूँ कि 7 सीजन तो इसे कोई नहीं छू सकता, बाकी पता नहीं जी। क्या ऊपर वाले हैंग दे रहा होगा आपकी जुबान से, सरस्वती माता निकलते हैं। बिल्कुल, यू नो, इतनी अच्छी केमिस्ट्री आपकी और भारती की बनी, राइट? मतलब दिखता भी है वो, और वो मोमेंट बहुत अच्छा होता है। जब बड़ा मजा आता है। पहली बार जब भारती साहब मिले थे, लगा था कि ऐसी बॉन्डिंग बन पाएगी या कुछ? नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं लगा था। बोथ ऑफ अस गेव ग्रेट स्पेस टू ईच अदर, बोथ ऑफ अस रेस्पेक्टेड ईच अदर, सी हैज लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर मी। ओके, बहुत रेस्पेक्ट करती हैं और बहुत रेस्पेक्टफुली बात भी करती हैं। और मतलब वो अपने आप में तो मिसाल है ही है, बट वो सबको बोलती भी हैं कि भाई ये इतने सीनियर इंसान, ये देखिए ये खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हारते नहीं हैं, इतना काम करते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है और शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। आई मीन वो होता है ना, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये जो 14-17 लोग 16 लोग हैं वहाँ ऑन द फ्लोर, ये इनकी वाइब, इनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि यही काम करती है सर। बाकी तो पता नहीं मुझे, यही काम करती। बाकी ठीक है, देयर इज अ बैक एंड टीम जो बहुत अच्छा काम करती है, जो एडिटर्स की टीम है जो बहुत अच्छा काम करती है, चैनल की थिंक टैंक है जो बहुत अच्छा काम करती है, ऑप्टिमिस्टिक की थिंक टैंक है जो बहुत अच्छा काम करती है। सो कुल मिला के बहुत लोग मिले हैं एक जगह पे
जो बहुत पॉजिटिवली काम करते हैं। कहते हैं ना, जब अच्छी टीम होती है तो बहुत अच्छा जी, काम जी, होता है। एक फैंस ने सवाल पूछा है कि अगर आप लाफ्टर शिप में जज नहीं बल्कि एज ए कंटेस्टेंट बनकर जाते तो आपको क्या लगता है कि कितने एपिसोड आप टिकते? मुझे तो लगता है आप पर ही होता। नहीं मतलब ठीक है, मैं एज ए शेफ मुझे जानकारी होती, लेकिन फिर उस समय वो शो सिर्फ मेरे ऊपर नहीं होता, वो और भी शेफ्स होते जहाँ पे एक कंपटीशन बनता, फिर वो वाइब अलग होती है ना। और भाई ऐसा है, आई टेल यू इट्स नॉट इजी। कई बार चीजें जो हैं वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, और वो जो चीजें होती है ना, वो कई बार मैंने भी नहीं सुनी होती और मुझे भी नहीं पता होता, ऑनेस्टली नहीं पता होता। मैं भी फटाफट सीखता हूँ, गाइड करता हूँ। और इस बार तो सीजन 3 में मुझे भी चकमा दे गए कि हरपाल जी आपको बना, आज अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पहले तो कुम्हार बना दिया कि कसोरे आपको बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद कहा कि बिना गैस के आपको चाय बनानी है। एक उन्होंने मुझे इस्त्री दे दी और कहे कि अब चाय बनाओ, ठीक है। इस्त्री का तो इस्तेमाल करना आ गया मुझे, चाय बनानी। फिर उन्होंने एक रोल दिया मुझे, वो मैं ठीक से क्रैक नहीं कर पाया, वो मैं बिल्कुल क्रैक नहीं कर पाया। ठीक है, टेस्ट वगैरह बहुत उम्दा था, लेकिन वो रोल का एग्जैक्ट शेप मैं क्रैक नहीं कर पाया ठीक से। सो इट इज चैलेंजिंग, वहां खड़े रहना मतलब एक चैलेंजिंग टास्क है। या तो उसी से रिलेटेड किसी ने ये भी सवाल पूछा है कि जो कैमरे के सामने सेलिब्रिटी हैं, जो उनकी पर्सनालिटी दिखती है, एक्चुअल वैसी रहती है या फिर सेट पर कुछ अलग ही माहौल होता है? नहीं, सेट पे बहुत अलग माहौल होता है सर, वाइब्रेंट होता है, बिल्कुल वाइब अलग होती है। आई डोंट नो व्हाट सर, वो एक भगवान की देन है वहाँ पे, शायद वी आर ऑल ब्लेस्ड टू बी देयर टुगेदर। वो एक अलग ही वाइब है सर, वो वाइब मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से इतनी जल्दी कहीं और देखने को मिलेगी। बट होता है ना कि एक बंदा या कोई ऐसा बंदा जो आपको बहुत इंस्पायर कर जाता है, आपको उम्मीद नहीं होती कि ऐसा करेगा। आपकी नज़र में तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आई एम श्योर, बट आपकी नज़र में वो कौन सा ऐसा वहां पर बंदा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर सीजन में चौंका दिया या शॉक कर दिया है? देखिए मतलब एक नहीं है, इसमें 3-4 लोग हैं। सीजन 3 में विक्की जैन लास्ट में बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर कर गए कि भाई लास्ट में ऐसा कमाल कर गए, पूछिए मत। बहुत अच्छा खाना बनाने लग गए, ठीक है जी, बहुत अच्छा उनका कमबैक हुआ। मुझे लगा कि इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, अदरवाइज तो है ही हैं वो, बट और भी हैं जो बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं। करण है, एल्विस की स्टोरी मैंने देखी है कि काफ़ी अच्छी उनकी ग्रोथ स्टोरी रही है। खाना, सबको लगता है कि एल्विस खाना नहीं बनाएगा, बहुत खाना बनाता है, एक्चुअली खाना बनाता है मैन, ही कुक्स फूड। ओके, फिर अली अपनी जगह तो है ही है, इज़ अ गुड कुक। जब भी इंडियन खाना होता है तो कृष्णा जी हमेशा बढ़िया काम करते हैं, निया जी भी बढ़िया। पंजाबी खाना हो तो सुदेश जी कर लेते हैं काम, है ना। और जिनको कुछ नहीं पता वो भी कमाल कर देते हैं, अभिषेक और समर्थ। या हरपाल भाई मैंने बनाई है, मेरे को आता है, मेरे को उसका टेस्ट पता है, इंदौर में मैंने खाया है, और बना देते हैं, स्टार मिल जाते हैं। तो दैट इज द ब्यूटी। आई मीन इट इज नॉट दैट कि कोई एक इंसान एक चीज कर लेता है बहुत अच्छे से, सभी करते हैं और बहुत बार सरप्राइज कर जाते हैं आपको। अर्जुन, तेजस्वी तो खाना अच्छा बनाती है, देखिए। और शायद इसीलिए बार बार वो रिपीटिशन नहीं लगता, हर बार फ्रेशनेस रहती है। बिल्कुल। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, सब मुझे पूछते हैं कंटेस्टेंट बदलने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार सक्सेस हैज टू बी रिपीटेड, है ना, सक्सेस हैज टू बी रिपीटेड। बट इस बार जो मतलब जो विनर हुए हैं अली वाला, सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग तरीके बात, क्योंकि जो इस बार तीनों लोग थे ना काफी क्लोज थे, बहुत क्लोज थे। टफ कंपटीशन आपके लिए कितना मुश्किल था जज करना? और बहुत मुश्किल था, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल था। और आप देखें सेमीफिनाले में मुझे कलम और मार्किंग शीट भी दे दी गई थी कि अब आप नंबरिंग करिए ठीक से और कमेंट दीजिए कि आप क्यों इसको विनर बना रहे हैं, क्या कारण है, क्या देखा आपने। सो वो प्रॉपरली लिखा गया था, वैलिडेट हुआ, फिर डिसीजन लिया गया। ऑफ कोर्स वही डिसीजन लिया गया जो मैंने वैलिडेट किया और जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा वही विनर बना। तो ये पक्की बात है कि डिफ़िकल्ट था बहुत, क्योंकि सेमीफिनाले और फिनाले में इस दौरान 4 डिशेस बनी और चारों रिवील नहीं की गई थी, उनके रिजल्ट नहीं रिवील किए गए थे। तो पहले सेमीफिनाले के पहली डिश किसी ने बाजी मारी, दूसरी वाली में कोई और बाजी मार गया, तीसरी वाली में कोई और बाजी मार गया, चौथी वाली में विनर बाजी मार गया।
तो ये थोड़ा बट सोशल मीडिया का दौर है आजकल, हर चीज का कुछ अच्छा भी होता है, कुछ लोग वो आते हैं कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं डिजर्विंग नहीं थे, या कुछ लोग सपोर्ट में करते हैं। आपके हिसाब से उन्हें क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आई फुल्ली रेस्पेक्ट ऑल द फैंस। मुझे हमेशा लगता है कि मैं पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ फैंस की। भाई आप इमोशनली अटैच्ड हो आपके आइकॉनिक स्टार से, आप जाहिर सी बात है आप चाहोगे कि वो जीते, मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ हो, लेकिन जो वहाँ दिखता है वही सही होता है। कई बार दिखता अच्छा है लेकिन टेस्ट में ख़राब होता है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें वैलिडेट करनी पड़ती है, दिखे भी अच्छा, टेस्ट में भी अच्छा हो, खाने में स्वादिष्ट हो। और लास्ट में बात ये भी हो गई थी, मैं अकेला नहीं कह रहा था, जो डिसीजन मैंने लास्ट में लिया, यू नो द एंटायर टीम वाज सेइंग नहीं यार ये होना चाहिए, ही इज मोस्ट डिजर्विंग। तो ये वाली बात थी तो थी, है तो है वाली कहानी है। अब बाकी सबका भी रेस्पेक्टेबल जर्नी है, बट फैंस का भी मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आपके चहिता आइकॉन्स को ज़रूर मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं, विनर तो कोई एक होता है। एल्विश की बात करें, एल्विश अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी वहां से निकलने के बाद अलग अलग शोज कर रहे हैं, अब तो वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला है। हमारे साथ परसों से उनकी बात हुई और उन्होंने बोला कि वो अब 3 फिल्में लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनकी ग्रोथ को आपने देखी शो में भी, आई थिंक लाफ्टर शब्द में भी उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट है, राइट? जी, मैं समझता हूँ कि एल्विश जो है ना, मुझे बहुत साल पहले इनफ्लो टर्की में मिला था, मैं नहीं जानता था उनको उस वक्त। ये आज से 8 साल पहले की बात होगी, ठीक है जी, इतने साल पहले की बात होगी, 8-9 साल पहले की बात। वो भी वहाँ थे, मैं भी था, एंड वो उनको भी आई मीन इनफ्लो इज अ बॉडी जहाँ पे क्रिएटर्स को ऑनर करते हैं, और मैं भी गया था और उनको भी बुलाया था। एंड जब हमने दूसरे सीजन में, तीसरे सीजन में शो किया, तब उन्होंने बोला हरपाल पाजी आपको तो पता ही नहीं है, मैं तो आपको इनफ्लो में मिला था। तब से लेके अब तक की जर्नी उनकी बड़ी कमाल की रही है, ठीक है, एंड ही इज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि जो लोगों को इमेज लगती है उनकी कि बहुत हार्श, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अ वेरी स्वीट गाय, वेरी हम्बल गाय, और मतलब अपनी दुनिया से मतलब रखते हैं, बाकी दुनिया का उनको कोई मतलब नहीं है। एंड बहुत ही सही आर्टिस्ट है, एज अ कलाकार बहुत सही कलाकार है। अच्छी चल रही है, आई मीन नहीं, बहुत अच्छी चलेगी और बहुत आगे जाएंगे वो। आई टेल यू, वो एक तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि जो इंसान कहते हैं ना, बस दुनिया में जिस इंसान ने जुबान पे कंट्रोल कर ली, तो वो अपने शरीर को भी कंट्रोल कर लेता है और दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है, ठीक है जी। तो शरीर को इसलिए कंट्रोल कर लेता है कि जुबान में कुछ भी आया खाया तो शरीर अंदर से क्या बोलने ही वाला है, कुछ उल्टा सीधा, ठीक है, और जुबान पे उल्टी सीधी बातें कर ली तो आपका करियर खत्म। फुल कंट्रोल है उनका, पूरा कंट्रोल है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। ही डज नॉट स्पीक इल अबाउट एनीबॉडी, ही इज देयर, जब बात करता है तब करता है, वरना नहीं करता। तो अभी जो उनकी 3 फिल्में आने वाली हैं, एज ए एक्टर उन्हें आप कैसे देखते हैं? मतलब भाई बहुत अच्छा है, उनकी शुरू की यूट्यूब की वीडियोस देखिए, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं तब से, और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कमाल करेंगे। अब बाकी तो ऊपर वाला जाने सर, बट आई एम श्योर ही गिव्स हिज 100% एंड वो करते ही हैं अच्छा काम। लास्ट टाइम हमने आपसे जब बात किया तो आपने बोला था कि एल्विश सिर्फ फ्लाइट में सोता है, इतना हार्ड वर्किंग थे लिटरली। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनकी जो ग्रोथ हुई, उनकी जो जर्नी है ना, आपने पूरे सीजन में देखा है सब कुछ जी, कितना आपने उनके अंदर बदलाव या सब कुछ देखा है? मैंने देखा ना, वो मतलब वो और भी कंट्रोल्ड इंसान बन गए, ठीक है, और भी पॉलिश्ड इंसान बन गए हैं, रहन सहन स्टाइल आइकॉन बन गए हैं, पहले भी थे अब और भी पॉलिश्ड आइकॉन बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें इंसान सीखता है एज दे ग्रो, लोगों से सीखता है, लोगों के कमेंट सुनता है, लोग गाइड भी करते हैं, मेंटोर्स बनते हैं, लोग उनको गाइड करते हैं। तो आई एम श्योर ही वुड बी हैविंग ऑल दिस टुगेदर। उनकी उम्र भी बड़ी कम है अभी और बड़ा लंबा सफ़र है। आई एम श्योर, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। हमारी तेजा से बात हुई थी, तेजा ने बोला कि मुझे एल्विश से डर नहीं लगता, उनकी सेना से डर लगता है। तो कभी उनके फैंस ने आपको प्रेज किया है या कुछ? प्रेज किया है और नेगेटिव भी बोला है, बट ठीक है, लाइक आई सेड, आई रेस्पेक्ट देम। नेगेटिव भी बोलते हैं मेरे बारे में, तो जब आप जज करते हैं उनको, हाँ, तो मतलब जब उनको स्टार नहीं मिलते लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, बट ठीक है,
their love for Elvish and I respect that. I mean, I honor that, you know. But मुझे ऐसे लोगों को बदलना भी आता है जो नेगेटिव बोलते हैं, और कई बार मैं कमेंट्स पे जाके रिप्लाई भी कर देता हूँ जो बहुत गंदा लिखते हैं, एंड आई मेक देम माई फ्रेंड्स एंड मेक देम माई फैंस। वो कला मेरे में है। क्या बात है। वो है मेरे में, वो मैं कर जाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, यही लोग नहीं कर पाते। नहीं, मैं वो कर पाता हूँ। But- ठीक है, वो स्पर ऑफ द मोमेंट कभी खराब भी लगता है, लेकिन फिर मैं कई बार सबको नहीं करता रिप्लाई, जो बहुत ही ज़्यादा हार्श है, बिलो द बेल्ट जाता हाँ, है। वो उसको मैं जवाब दे देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता है, आई रेस्पेक्ट यू, यू हैव टू ऑल्सो रेस्पेक्ट, कि मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग, एंड आई कन्वर्ट देम इनटू माय फैंस। या ये बहुत बड़ी बात है। यू नो, अगर आपसे जानना चाहें, आपके लिए सबसे मुश्किल क्या है? किसी की खराब कुकिंग की ईमानदारी से आलोचना करना, या अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को मार्क्स ज़्यादा देना? पहले वाला सर, पहले वाला बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभिषेक मैं और हमेशा समर। नहीं, बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली व्हाट यू नो, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, मैं सबको एक तो मेरा इंटेंट भी रहता है कि मैं सबको रेस्पेक्ट करूँ, मैं सबको यू नो ऑनर करूँ, सबको जी लगा के बात करूँ, और सबकी हार्ड वर्क की सराहना करूँ, अप्रिशिएट करूँ, ठीक है जी, वो मैं करता ही हूँ। और मैं कई बार नहीं बोलता बहुत ज़्यादा, ठीक है आपने कोशिश की, ये नहीं बनी, मैं वो लगा कि यार ये 2 मिनट में खा के निकल गए, उनको लगा कि ढंग से जज नहीं किया, राइट? ऐसा होता है। बट मुझे लगता है मैं ये ज़्यादा समय रुक गया तो मुझसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलना पड़ जाएगा मुझे इस चीज़ के बारे में, तो मैं नहीं बोलता। मैं फिर मैं खाली ये कहता हूँ भाई आपकी हार्ड वर्क बहुत काम आई है, बहुत अच्छा है, मैं मतलब आप अगले बार और भी अच्छा करें। कभी आपने घर जाके एपिसोड देखा और आपको लगा हो यार मैं कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया? कभी आपको ये फीलिंग आई थी? नहीं, मुझे घर जाके मतलब आई ऑनेस्टली टेल यू, कभी जब भी मैं भी स्ट्रेस रहता हूँ मैं लाफ्टर शेफ देखता हूँ जी, और ऐसा नहीं लगता कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया या सही डिसीजन सही तो लेते ही है हमेशा, बट ऐसा कभी लगा नहीं कि गलत डिसीजन लिया या ये क्या कर दिया मैंने, वो मुझे आज तक नहीं लगा। जैसा आपने पहले कहा कि हर बार लोग कहते हैं कि कंटेस्टेंट बदलने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि अगर दूसरे कंटेस्टेंट आएंगे तो वो शायद एक होता ना, एक बॉन्डिंग जो होती है वो नहीं दिखेगी, या फिर समय लग जाता है? नए जो कभी आते हैं, जैसा सीजन 3 में शुरुआत में कुछ हमने नए लोगों को देखा भी था, समय लग जाता है, यू नो, कई बार उनको शो का फॉर्मेट समझने में समय लग जाता है। ऑल्दो ऑल ऑफ अस ऑनेस्टली यू नो गाइड देम कि आप थोड़ा फोकस्ड रहें, थोड़ा खाना बनाने के लिए फोकस्ड रहें, क्योंकि वो शो इज अबाउट कॉमेडी एंड कुकिंग, क्योंकि एक पार्ट कॉमेडी है तो दूसरा पार्ट कुकिंग भी है। तो लोग आपको इसलिए भी देखते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में कुकिंग की बड़ी रुचि रखते हैं सभी लोग, है ना। एवरीबडी वांट्स टू सी कि अरे ये खाना कैसे बनाएंगे, ये वाली इतनी कठिन डिश है, ये कैसे बनाएंगे, हम देखना चाहते हैं। नो, तो वो एक एक्साइटमेंट है, एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स शुड रिमेंबर दिस दैट पीपल आर आल्सो वाचिंग यू फॉर योर कुकिंग। तो जो लोग, कुछ नए लोग की जब एंट्री हुई थी, हम सब वहां आए थे जी, आपके हिसाब से फिर वो उतना सही चल पाए थे या फिर नहीं चले? आई टेल यू, चले। उनके जाने के बाद लोग बहुत याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। और ईशा, ऑनेस्टली आप ईशा जी को देखिए, ईशा मालवीय को, वो स्टार बन गई है, ठीक है जी, क्या जर्नी, सुपरस्टार बन गई है। अब लाफ्टर शेफ से कहाँ देखिए, और शॉर्ट स्पेल में देखिए कितनी बड़ी चीज है। उनका पहला गाना तो था ही फेमस, लेकिन वो कहाँ चले गई देखिए। मूवी पंजाबी सुपर हिट हो गई, गाने सुपर हिट हो रहे हैं, जहाँ जिस चीज को छू रही है वो सोने में बदल रही है। तो बहुत बड़ी बात है सर, कहीं ना कहीं हर इंसान को ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता, शायद उनके लिए ये लाफ्टर शेफ प्लेटफॉर्म था। जो भी लोग आपको देख रहे हैं और हमारे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, और आपके जैसे वो बड़े सपने लेकर के, छोटे शहर के हैं बट उनके सपने बड़े हैं, और उनकी लाइफ में भी आपकी जैसी सिचुएशन है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सपने बड़े जरूर होने चाहिए? नहीं, सपने तो देखने नहीं, बंद नहीं करने कभी। यू कैन नॉट स्टॉप ड्रीमिंग, आई मीन दैट इज माई फर्स्ट थिंग। और आपको ड्रीम भी करना है, जब ड्रीम ही करना है तो बड़ा ड्रीम करना है, क्यों छोटा ड्रीम? एग्जैक्टली, ठीक है जी। मैनिफेस्टेशन आजकल चलन चला है कि मैनिफेस्ट करो कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होता है, इट वर्क्स, यू नो। बट आई ऑल्सो से दिस, यू नो, कि ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लक भी काम करता है, और भगवान उन्हीं का साथ देता है जो बहुत मेहनत करते हैं, जो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो मुझे लगता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड, कीप फोकस, स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। कीप पॉलिशिंग योर एक्ट, जो भी आप काम करते हैं उसको इम्प्रूव करते रहें, इम्प्रोवाइज करते रहें,
कैसे करना है ये आप बेहतर जानते हैं, बट ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू ग्रो टू अ ग्रेट स्टार, वॉट एवर यू वांट टू बिकम। तो फटाफट अभी ना एक काम कर लेते हैं, इसके पहले कि आप और आगे बढ़ें जी, हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये फज बन गया, ये वाओ, ठीक है जी। अब इसको हम एक अच्छे शेप में काट लेते हैं, अच्छा शेप दे लेते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें मैं रख लेता हूँ, पिस्ता, ये नट्स, ठीक है जी, और थोड़ा कैशू नट भी ले लेते हैं। कितने साइड है, ठीक है, ये एक साइड ये लगा लेते हैं पिस्ता, ठीक है जी, दूसरे साइड टूटी फ्रूटी, तीसरे साइड ये लगा लिया, चौथा साइड ये देखिए ये लगा लिया, ठीक है। और इसको प्रेस कर लें, थोड़ा नाइफ से दबा लेते हैं, सर ये लीजिए परफेक्ट फज बन गया सर। अब इसे खाइए आप। क्या बात है सर, ये आपके 50th एपिसोड के लिए स्पेशल जी। थैंक यू सो मच हमारे इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए जी, और ये हमारे लिए भी यादगार रहेगा, साथ भी जो भी ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए भी, और आई एम श्योर वो भी ट्राई करेंगे कि ये कैसे बना सकते हैं। लास्टली सर चलते चलते क्या कुछ आप कहना चाहोगे अपने फैंस के लिए कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फिर से नया सीजन 4 आए, जल्दी आए, और आप उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे इतना प्यार देने के लिए, भर भर प्यार देने के लिए? आप रास्ते पे जाते हो, लोग आपसे मिल करके बोलते हैं सर एक सेल्फी दे दो। बहुत अच्छा लगता है सर, इट इज़ अ ट्रू फीलिंग। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है जी, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। और मुझे लगता है कि इस फीलिंग को हम रेप्लिकेट बहुत कम कर पाएंगे, एंड मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहें, और मैं इसी तरह से बढ़िया ये डिशेस बनाता रहूं, आपको खिलाता रहूं। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। हमारा रिलेशनशिप जो है इस तरह का चलता रहे, एंड आई थैंक यू फॉर ऑल दी लव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और इतना स्पेशल हमारा सेगमेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।